तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है यू मी एंड स्पोर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही मुंबई इंडियंस का प्रीव्यू लेके आपके सामने हाजिर होंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। एक ऐसी टीम जो बार बार गिरती है, गिर के उठना जानती है, जो बार बार हारती है, हार कर जीतना जानती है और आखिर में बाजी अपने नाम करना भी जानती है। उसका नाम है मुंबई इंडियंस। ये टीम आईपीएल में सबसे ज़्यादा टाइटल इस टीम ने जीते हैं, 5 बार की चैंपियन है और छठे टाइटल के लिए भी ये काफ़ी मजबूत अपना दावा पेश कर रही है। इस टीम की जो दीवानगी है फैंस में सबसे ज़्यादा रहती है और इसका जो वजह है वो इनकी परफॉर्मेंस ही है, जो साल दर साल वो इम्प्रूव होती ही जा रही है, कम नहीं हो रही और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। तो हम बात करेंगे कि अब तक 2021 में मुंबई इंडियंस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, पॉइंट टेबल क्या कहती है, आने वाले मैचेस में उनका क्या हो सकता है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि उनका सफ़र आगे के लिए थोड़ा आसान रहे और वो बिना किसी रुकावट के सेमीफाइनल में पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं फिलहाल सबसे पहले पॉइंट टेबल की। पॉइंट टेबल में मुंबई इंडियंस इस वक्त 4th पोजीशन पर है। उन्होंने 7 मैच खेले हैं, 7 में से 4 मैच जीते हैं और 3 मैच उन्होंने हारे भी हैं। उनके जो पॉइंट्स हैं वो टोटल 8 हैं। उनसे ऊपर आरसीबी 10 पॉइंट्स के साथ, चेन्नई भी 10 पॉइंट्स के साथ और दिल्ली 12 पॉइंट्स के साथ है। तो ये जो थोड़ा-सा गैप है, ये उनकी जो शुरुआती जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं था, उसकी वजह से है। हालाँकि मुंबई हमेशा ऐसा ही करता आया है, वो शुरू में कुछ मैच हारता है, लेकिन बाद में उनकी टीम ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करती है और सीधा टाइटल ही अपने नाम करती है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, तो क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बारे में ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अब उनके प्लेइंग 11 की। पहले मैच में उन्होंने क्रिस लिन को ओपनिंग में मौका दिया था। क्रिस लिन ने पहले ही मैच में 49 रन भी बनाए थे, लेकिन जैसे ही डिकॉक टीम के साथ जुड़े तो लिन को बाहर बैठना पड़ा और डिकॉक की टीम में वापसी हुई। इस बार भी ऐसा ही लगता है कि डिकॉक ही रोहित शर्मा के हमारे इस टीम में ओपनिंग जोड़ीदार रहेंगे। पहला नाम जो ओपनिंग के लिए होगा वो रोहित शर्मा का होगा, ये ऑब्वियस बात है। रोहित शर्मा ही इस टीम के लिए ओपनिंग करते आए हैं, इंडिया के लिए भी ओपनिंग करते हैं, तो उनके नाम पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि वो कितने बड़े लेवल के खिलाड़ी है। तो सबसे पहला नाम रहेगा रोहित शर्मा। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि डिकॉक भी इस टीम की ओपनिंग स्लॉट के लिए एक ऑब्वियस चॉइस रहेंगे। वो सीधा टीम में एंट्री करेंगे और ओपनिंग के स्लॉट की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के साथ उन्हीं के कंधों पे रहेगी। तो दूसरा हमारा नाम है क्विंटन डिकॉक। और ध्यान देने लायक बात यह है कि डिकॉक की हालिया फॉर्म भी काफ़ी अच्छी रही है। अभी वो श्रीलंका दौरे पे थे और वहाँ पे उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला है। उन्होंने तीनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफ़ी उभरता हुआ खिलाड़ी है, टीम इंडिया के लिए में भी अपनी जगह बना चुका है और उन्हें हर फॉर्मेट का एक कंप्लीट खिलाड़ी माना जाने लगा है, जबकि उन्होंने अभी तक टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया है, फिर भी उनकी पैरवी हर एक क्रिकेट विशेषज्ञ कर रहा है। तो तीसरा नाम है सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने इस टीम को एक नई ऊंचाई दी है। हमेशा जब भी टीम मुसीबत में फंसी नजर आई, सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से योगदान दिया। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो बैटिंग की कि टीम को कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो किसी मुश्किल में है। तो सूर्य कुमार यादव इस टीम का एक अहम हिस्सा है और हम उन्हें 3rd नंबर पर बैटिंग करते हुए देखेंगे। बात अगर 4th नंबर की जाए तो फिर से एक यंगस्टर और एक उभरता हुआ सितारा जो फिर से सूर्य कुमार यादव की तरह ही उनके साथ साथ ही टीम इंडिया में अपनी जगह बना चुके हैं। वर्ल्ड कप की टीम में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। उनका नाम है ईशान किशन। ईशान किशन, ऋषभ पंत के साथ इनको टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2nd विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। अगर आईपीएल में इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है और दूसरी तरफ ऋषभ पंत का अच्छा नहीं रहे, तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप में फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस भी टीम इंडिया की रहे। तो इनकी भी काफ़ी खुद से उम्मीदें होंगी, फैंस की भी इनसे उम्मीदें होंगी कि ये एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लास्ट ईयर यूएई में जो आईपीएल हुआ था, उस आईपीएल में सबसे ज़्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड भी ईशान किशन के नाम था। छोटा साइज होते हुए भी ये बहुत बड़ा धमाका करते हैं और इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स के होते हुए, विस्फोटक प्लेयर्स के होते हुए भी टूर्नामेंट के हाईएस्ट 6 हिटर के तौर पे इनका नाम आना एक चौंकाने वाली बात थी, लेकिन इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से बार-बार ये साबित किया है कि ये उस स्थान को डिज़र्व करते हैं।
इनके बाद अगर बात की जाए तो 5वें नंबर पर हमारी चॉइस होंगे हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हार्दिक पांड्या का जो हालिया फॉर्म है वो काफ़ी आप खराब भी कह सकते हैं, काफ़ी डिप हुआ है और काफ़ी खराब दौर से वो गुजर रहे हैं। इसी की वजह से उनके ऊपर काफ़ी आलोचना भी हो रही है, काफ़ी सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। उनकी टीम इंडिया में जगह पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में वो अपनी कमर दर्द के इंजरी के चलते, कमर की इंजरी के चलते वो बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एज ए बैट्समैन के रूप में, सिर्फ एक बैटर के रूप में उनका टीम में होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उन्हें एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहले चरण में उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया, वो कुछ भी अपनी टीम में योगदान नहीं दे पाए। तो अब सेकंड लेग के लिए उनसे मुंबई इंडियंस को काफ़ी उम्मीदें होंगी और वो भी वर्ल्ड कप की टीम में अपने सिलेक्शन को जायज़ ठहराने की पूरी कोशिश करेंगे। यूएई में जो पिछला आईपीएल हुआ था, वहाँ पे उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा था। इस बात से उन्हें कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। 5वें नंबर पर हमारी पिक रहेंगे हार्दिक पांड्या। बात अगर 6 नंबर की जाए तो एक ऐसा प्लेयर सामने आता है जो हमेशा से मुंबई इंडियंस की रीढ़ की हड्डी रहा है। उनका नाम है कैरन पोलार्ड। जब से ये मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं, तब से लेकर आज तक ये उनकी रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। टीम जब भी किसी गंभीर स्थिति में फंसती है, गंभीर मतलब कि जब भी ऐसा लगता है कि टीम अब जीत ही नहीं सकती, वहाँ से ये अचानक से आते हैं, एक करिश्मा करते हैं, एक तूफान लाते हैं, आंधी लाते हैं और टीम की नैया पार लगा देते हैं। विपक्षी टीम देखती रह जाती है कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या, उनकी समझ में कुछ नहीं आता और कैरन पोलार्ड अकेले अपने दम पर मैच मुंबई की झोली में डाल देते हैं। 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो मुकाबला था, एक तरीके से सब सोच चुके थे कि भाई ये मुकाबला खत्म हो चुका है, मुंबई इंडियंस ये मैच जीत ही नहीं सकती और कैरन पोलार्ड ने अकेले अपने दम पर उस मैच में हारी हुई बाजी को पलट दिया था। और उनकी अगर हालिया फॉर्म की बात की जाए तो वो अपने करियर की पीक पर चल रहे हैं। उनकी फॉर्म इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ मैच में, एक वनडे इंटरनेशनल मैच में, सॉरी टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ही ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे अखिला धनंजय की बॉल पर। और इसके अलावा सीपीएल में भी उनका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा है और वो उसी फॉर्म को कैरी करके आईपीएल में लेके आएंगे। और मुंबई इंडियंस को और पोलार्ड के फैन को एक बार फिर से उनसे वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी जैसा कि वो साल दर साल करते आए हैं। तो 6ठे नंबर की हमारी चॉइस है कैरन पोलार्ड। 7वें नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नाम आएगा कृणाल पांड्या का। अब कृणाल पांड्या 7वें नंबर पर बैटिंग से काफ़ी अहम योगदान हमेशा देते आए हैं। हमने देखा है कि उनकी बैटिंग भी ईयर बाय ईयर काफ़ी अच्छी होती जा रही है, लेकिन जहाँ तक बॉलिंग की बात है, क्योंकि वो टीम में एक एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, तो बॉलिंग में उनके जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी निराशाजनक रही है। हाल ही के टाइम में उनकी जो विकेट लेने की क्षमता है वो भी कम हुई है, लेकिन फिर भी मुंबई कृणाल पांड्या के साथ जाना चाहेंगी। यूएई की पिचेज जो थोड़ी स्पिन बॉलर्स को मदद करती है, उसको देखते हुए कृणाल पांड्या को ही मौका मिलेगा और उनसे एक उम्मीद रहेगी कि वो फिर से 2 साल पहले, 3 साल पहले तक की जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, उसको वापस लेके आ सके। बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर पर हम पिक कर रहे हैं राहुल चहर को। राहुल चहर को हाल ही में इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह दी गई है, वो भी मेन स्क्वाड में, जो 15 प्लेयर्स की स्क्वाड अनाउंस हुई है, उसमें इनको जगह दी गई है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। युजवेंद्र चहल को बाहर रखा गया और इनको जगह दी गई। अब ये इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस गेनर बात होगी और ये इसी कॉन्फिडेंस के साथ मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे और ये साबित करना चाहेंगे कि भाई ये प्लेइंग 11 में भी इन्हें होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। ये सिर्फ ये नहीं कि 15 सदस्य टीम में हो और प्लेइंग 11 में ना हो। तो ये इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने सिलेक्शन को भी जायज़ ठहराया जाए और साथ ही एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को भी जिताया जाए और साथ ही टीम इंडिया में भी अपनी जगह पुख्ता की जाए। तो 8वें नंबर पर हम रखेंगे राहुल चाहर को। इसके बाद बारी आती है 9th नंबर की। 9th नंबर पे हमने एक अलग प्लेयर को चूज़ किया है। हम चूज़ कर रहे हैं एडम मिल्ने को। न्यूजीलैंड के बॉलर है एडम मिल्ने, काफ़ी तेज़ बॉल डालते हैं, 150 से ऊपर ये इनकी गति रहती है। पिछले साल इस पोजीशन के लिए पिछले लेग में इस पोजीशन के लिए मुंबई इंडियंस ने अलग-अलग प्लेयर्स को ट्राई किया। उन्होंने पहले मार्को यान्सन को मौका दिया, उसके बाद उन्होंने नेथन कुल्टरनाइल को मौका दिया, जयंत यादव को मौका दिया। हालाँकि जयंत यादव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे चूज़ करना चाहेंगे एडम मिल्ने को। एडम मिल्ने ने जो हाल ही में जो उनका प्रदर्शन रहा है द 100 लीग में, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा है। उनकी बॉलिंग में इतना पैनापन, इतनी धार
नज़र आ रही थी कि उन्हें इग्नोर ही नहीं किया जा सकता था। न्यूजीलैंड ने भी अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन्हें जगह दी है, हालांकि वो जो मेन 15 की जो उनकी स्क्वाड है उसमें नहीं है, वो रिजर्व प्लेयर्स में है, लेकिन उनको चूज़ किया गया है। और हम चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस एडम मिलने को प्लेइंग 11 में रखे, क्योंकि जो यूएई की पिचेज है वहाँ पर या तो आपके लिए स्पिन बॉलर कामयाब रहते हैं, या सिर्फ वो बॉलर आपको कामयाबी दिला पाते हैं जो आउट एंड आउट पेस बॉलर होते हैं, जिनके जिनके पास काफ़ी तेज़ गति होती है, जो 145, 148, 150 प्लस की बॉल डालते हैं, उन्हीं की बॉलिंग वहाँ पे कामयाब रहती है। अगर आप मीडियम पेसर को खिलाते हैं जिनकी जो स्पीड है वो 135, 130 के आसपास रहती है, वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं होते हैं। तो इस पोजीशन पे इन्हें एडम मिलने को रखना चाहिए। ये हाँ, हमारी सजेशन है, हमने इन्हें पिक किया है। बाकी मुंबई इंडियंस क्या सोचती है वो देखना होगा। वो चाहे तो इस पोजीशन पे फिर से कोल्टर नाइल को रख सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें एक बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं, या फिर वो यहाँ पे जयंत यादव के साथ भी जा सकते हैं। अगर वो 3 स्पिनर खिलाना चाहे तो जयंत यादव को भी मौका दे सकते हैं। हालांकि जयंत यादव भी एक काफ़ी अच्छी पिक रहेंगे। ये मुंबई इंडियंस को फाइनल डिसीजन लेना है, बट हम यहाँ पे एडम मिलने को चाहते हैं। हमने अपनी टीम में उन्हें जगह दी है। अब बात करते हैं 10th नंबर की। 10th नंबर पे सबके फेवरेट जसप्रीत बुमराह, जिसके बिना मुंबई इंडियंस की इंडिया टीम की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती आज के टाइम पे। तो 10वें नंबर पे रहेंगे बुमराह। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच उन्होंने कैसे अपनी डेडली यॉर्कर्स के बल पर एकाएक पलट दिया था। तो मुंबई इंडियंस को भी उनसे वैसे ही परफॉर्मेंस की एक क्या कहते हैं उम्मीद रहेगी कि वो ऐसे ही जो यॉर्कर्स है वो आईपीएल में डाले और ये खिताब उनकी झोली में डाल दे। तो 10वें नंबर पे हमारी पिक है जसप्रीत बुमराह, और ये हमारी पिक नहीं है, ये मुंबई इंडियंस की भी शॉर्ट पिक रहेगी। ये इस जगह पर इनका दावा सबसे पहले आता है, और ये बिल्कुल सीमेंटेड जगह है इनकी। 11वें नंबर की अगर बात की जाए तो 11वें नंबर पर आएंगे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर ऐसा कहर बरपाते हैं कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर का सेमीफाइनल आप नहीं भूल सकते दिल्ली के अगेंस्ट, कैसे उन्होंने शुरू में ही दिल्ली की कमर तोड़ के रख दी थी। और यूएई की पिचेस पर ट्रेंट बोल्ट की जो बॉलिंग है, जो उनकी यॉर्कर्स है, जो उनका पेस है, जो उनकी आउट स्विंग डिलीवरीज है, वो काफ़ी घातक साबित होती रही है। और ट्रेंट बोल्ट भी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा आजकल बने हुए हैं। तो 11वें नंबर पर हम रखेंगे ट्रेंट बोल्ट को। अब इसके अलावा अगर अगर हम रिजर्व खिलाड़ियों की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी रिजर्व में काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। उनके पास हर पोजीशन के लिए पहले से ही रिप्लेसमेंट प्लेयर तैयार है। जहां बाकी टीमों को कई खिलाड़ियों के अवेलेबल ना होने की समस्या से जूझना पड़ा है, वहीं मुंबई इंडियंस के सभी प्लेयर्स अवेलेबल है। उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेस नहीं किया है। उनके पास जो स्क्वाड पहले थी वही स्क्वाड अब भी है। अगर बात करें ओपनिंग की तो उनके पास क्रिस लिन का विकल्प मौजूद है। उनके पास नीचे मिडिल ऑर्डर में सौरभ तिवारी का विकल्प मौजूद है। अगर उनके पास नीचे जिमी निशम का भी एक ऑलराउंडर कैटेगरी में विकल्प मौजूद है। उनके पास मिलने को अगर नहीं खिलाते हैं तो नेथन कुल्टर नाइल का भी ऑप्शन मौजूद है। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो पीयूष चावला का उनके पास जयंत यादव का विकल्प मौजूद है, जो अपने दम पर मैच बदल सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छे बॉलर है। इतने अच्छे बॉलर अगर किसी और टीम में होते तो वो शर्तिया प्लेइंग 11 का हिस्सा होते, लेकिन मुंबई में होने की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। तो उनके पास हर जगह के लिए एक रिप्लेसमेंट पहले से ही मौजूद है। ये दिखाता है कि उनका मैनेजमेंट किस सोच के साथ टीम सेलेक्ट करता है, कैसे वो खिलाड़ियों को पिक करते हैं, इससे हमें इसका आइडिया मिलता है। अब बात करें हम मुंबई की स्ट्रेंथ की, तो मुंबई की स्ट्रेंथ इनका जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है या इंडियन बॉलर का जो कोर ग्रुप है, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा है। बाकी टीमों के पास इंडियंस प्लेयर इतने भरमार में इतने अच्छे लेवल के इतनी क्वालिटी के नहीं होते हैं जितने मुंबई इंडियंस के पास है। जैसे आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, राहुल चाहर, बुमराह, इतने इंडिया के इतने जो मेन टीम में खेलते हैं सारे प्लेयर एक ही टीम में होने से मुंबई इंडियंस को हमेशा काफ़ी फायदा मिलता आया है। दूसरी बात की जाए इनकी बैटिंग ऑर्डर की, तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो शुरुआत से लेके अंत तक मोस्टली एक ही स्पीड में चलता है। आप देखिए शुरू में रोहित और डिकॉक भी तेज खेलते हैं। डिकॉक टीम को एक तेज शुरुआत देने में यकीन रखते हैं। बात की जाए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की, वो भी तेज खेलते हैं। हालांकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्लो भी खेल सकते हैं, देख के पिचेस के अकॉर्डिंग भी खेल सकते हैं, लेकिन वैसे वो बाय नेचर अटैकिंग बैट्समैन है। उसके बाद बात की जाए हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कृणाल पांड्या की, तो ये तीनों ऐसे खिलाड़ी है जो लास्ट में आके अगर 5 ओवर भी बचे हैं तो 5 ओवर में भी 70-80 रन स्कोर कर देते हैं। और ये एक बार नहीं, ऐसा इन्होंने बार बार किया है, कई बार किया है।
तो ऐसा इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखी जाए तो ये शुरू से लेके आखिर तक एक ही पेस पे चलती है और इस पेस की वजह से इन्हें काफ़ी अच्छा स्कोर हमेशा खड़ा करने में मदद मिलती है। बॉलिंग में भी इनके पास अच्छे विकल्प रहते हैं, बुमराह का मुकाबला आप किसी से भी नहीं कर सकते, वो इस वक़्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं। किसी भी फॉर्मेट को उठा लीजिए आप, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, टी20 क्रिकेट हो, बुमराह से बेटर बॉलर आपको नहीं मिलेगा। रही बात बोल्ट की, तो बोल्ट भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड के। और इसके अलावा अगर आप ये एडम मिलने को खिलाते हैं तो वो एक नया आयाम इनकी टीम में पैदा करेंगे, एक नया आयाम लेके आएँगे। राहुल चहर भी काफ़ी अब टैलेंटेड प्लेयर है, उनकी स्पिन बॉलिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है आने वाले टाइम में। सिर्फ़ एक बात करनी होगी हमें कुणाल पांड्या की, तो कुणाल पांड्या की बॉलिंग थोड़ी-सी डिप हुई है, लेकिन वो भी कभी भी फ़ॉर्म में वापसी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी वीकनेस की, तो वीकनेस जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कुणाल पांड्या की बॉलिंग में थोड़ा-सा डिप आया है, तो ये हमें देखना होगा कि वो अपनी बॉलिंग में कितना सुधार कर पाते हैं। और मुंबई को एक 4 ओवर का कोटा जो है वो कुणाल पांड्या से हमेशा चाहिए होता है, तो क्या वो अपना 4 ओवर का कोटा एक अच्छी इकोनॉमी या कुछ विकेट्स के साथ निकाल सकते हैं? तो ये एक अहम बात रहेगी मुंबई इंडियंस के लिए। जब-जब ऐसा नहीं हुआ है, तो मुंबई इंडियंस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दूसरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, वो है हार्दिक पांड्या का बॉलिंग ना करना। हाल ही के समय में अपनी बैक इंजरी के चलते हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से मुंबई इंडियंस का जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। उन्हें एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होता है कि अगर कभी कुणाल पांड्या की बॉलिंग काम नहीं कर पा रही है तो उन्हें कोई और बॉलर चाहिए, लेकिन वो बॉलर उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में वो किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाने के चक्कर में भी हमने देखा कि 2021 के फर्स्ट लेग में उन्हें ईशान किशन को बाहर बैठाना पड़ा था और जैसे ही उन्होंने ईशान किशन को बाहर बाहर बैठाया, उनका बैटिंग का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो कहीं न कहीं हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए सबसे एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि वो बैटिंग के साथ-साथ बॉलिंग में भी उन्हें बैलेंस देते हैं। तो ऐज़ ए बॉलर उनका खेलना भी टीम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो एज़ ए बॉलर अवेलेबल रहते हैं तो ईशान किशन को हम हर मैच में खेलते हुए देखेंगे। तो मुंबई को बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों ही तरफ से वो निश्चित हो जाएँगे और उनको इतना अच्छा बैलेंस मिलेगा जो उन्हें बाकी के पहले के जो साल रहे हैं उनमें मिलता आया है और इसी वजह से वो जीतते आए हैं। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं, तो वो टीम की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हार्दिक पांड्या ही बन जाएँगे। तो ये इनकी एक वीकनेस है। इसके अलावा और इसमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आती है। अकेली ऐसी टीम है जिसकी अगर वीकनेस की बात की जाए तो आपके पास शब्द काफ़ी कम पड़ जाते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आप सुबह से लेकर शाम तक बोल सकते हैं। तो ये मुंबई इंडियंस की टीम ही कुछ ऐसी है। अब अगर हम बात की जाए करें इनके चांसेस की, तो फिलहाल ये पॉइंट टेबल पे 4th नंबर पर है। इनसे ऊपर जो टीमें हैं वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उनका भी टीम का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। इनसे नीचे जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, वो सिर्फ 2 ही पॉइंट कम है और उनकी टीम में कुछ बड़े खिलाड़ी ना होने के बावजूद भी जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आए हैं, वो ऐसे प्लेयर आए हैं जो अपने दम पर मैच को बदलने का माद्दा रखते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक टैकी सिचुएशन में है मुंबई इंडियंस। इनको ये डील करना होगा कि इन्हें जल्द से जल्द अपने पॉइंट्स बढ़ाने होंगे और अपने से ऊपर वाली टीमों के साथ फासला कम करना होगा और जो नीचे वाली टीम है उनके साथ फासला बढ़ाना होगा। ये हमेशा ऐसा करते आए हैं कि शुरुआत में इनकी जो शुरुआत रहती है सीज़न की वो अच्छी नहीं होती, लेकिन एंड में ये जाके ये अच्छा फिनिश करते हैं, टाइटल भी अपने नाम करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इन्हें उस सिचुएशन में नहीं पहुँचना चाहिए जहाँ पे इनके लिए हर मैच जीतना ज़रूरी हो या 5 में से 4 मैच जीतना ज़रूरी हो। तो इन्हें ये जो सेकंड लेग है, इन्हें इसको सीज़न की शुरुआत मान के नहीं चलना, इन्हें इसे मिड सीज़न मान के ही चलना है और पहले मैच से ही अपनी फुल परफ़ॉर्मेंस के साथ मैदान में उतरना है और पहले मैच से ही जीत दर्ज करने की 100% इन्हें कोशिश करनी होगी। इनका पहला मुकाबला भी जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पहले मुकाबले में कई बड़े खिलाड़ी अवेलेबल शायद ना रहे। सैम करन उस मैच में नहीं खेलेंगे, फैफ डू प्लेसी को भी चोट है, शायद वो भी ना खेल पाए। ड्वेन ब्रेवो भी अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई के सामने एक काफ़ी अच्छा मौका है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पॉइंट टेबल पर दूसरे या तीसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं। अगर वो शुरुआत ही अच्छी कर देते हैं, तो फिर इन्हें रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। सेमीफ़ाइनल में तो ये पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पॉइंट टेबल में नंबर 1 और नंबर 2 की पोज़ीशन होती है, वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। अगर ये नंबर 1 और नंबर 2 पे पहुँच जाते हैं, तो फिर इन्हें सेमीफ़ाइनल में खेलने के 2 मौके मिलेंगे और इन्हें हरा पाना एक तरीके से असंभव सा हो जाता है। और वहाँ से ये सीधा फाइनल खेलते हुए और उसके बाद ट्रॉफी उठाते हुए ही दिखते हैं। तो अगर हम बात करें हम इसके बारे में प्रेडिक्शन करें तो सेमीफाइनल हम इनके लिए 100% कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल खेलेंगे।
हो सकता है ये नंबर टॉप 2 में भी रहे, और वो अगर टॉप 2 में रहते तो ये फाइनल भी खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। एक दिन जो होता है T20 में कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर ये फाइनल में खेलते हैं तो इनसे बड़ा दावेदार इस कप को जीतने का कोई नहीं होगा। तो अगर आप 100 में से चांसेस पूछे तो हम अभी भी 60 से 70% चांसेस देंगे कि मुंबई इंडियंस फिर से ये कप अपने नाम कर सकती है, फिर से वो चैंपियन बन सकती है, और इस चैंपियन टीम को रोक पाना बाकी टीमों के लिए काफ़ी मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि ये फिर से उसी मैदानों पे खेलने जा रहे हैं जिन मैदानों पे इनकी बॉलिंग ने कहर बरपाया था। यूएई की पिचेस इन्हें काफ़ी रास आई थी, और फिर से मुकाबले वही होंगे। तो फिर से ऐसा हो सकता है कि मुंबई इंडियंस सबको दिखा दे कि क्यों उन्हें इस मैदान का जो है सिकंदर कहा जाता है, क्यों उन्हें आईपीएल का एक अजय योद्धा माना जाता है, जो बार-बार हारने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है और एंड में जीत उसी की होती है। तो ये था मुंबई इंडियंस का प्रीव्यू। हमने आपसे बात की मुंबई इंडियंस के स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, चांसेस की, उनकी प्लेइंग 11 की, उनकी पोजीशन की, आगे आने वाले मैचेस की। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे 5th पॉइंट टेबल में 5th पोजीशन पे चल रही राजस्थान रॉयल्स की। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ अगर आपको गलती लगती है तो आप हमें बताइए, हम उसे ठीक करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा और आप देखते रहिए यू मी एंड स्पोर्ट्स। धन्यवाद दोस्तों।